इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति भाग 5, जिसमें हम जानेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। किस तरह राजतंत्र फ्रांस में खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना वहां पर किया गया। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही और फ्रांस की स्थिति ऐसे नहीं कि वहां पर राजाओं का शासन खत्म हो गया, संविधान लागू हो गया तो ठीक नहीं, वहां पर बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक तनाव पूर्वक पूरा एकदम बना रहा माहौल। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा, प्रसा एक उधर का समझ लो, देश ही समझ लो आज के समय में, प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी और प्रसा के राजा से ये अंदरूनी बात भी करता था। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसे घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी और ये लोग शासन मिलकर, सरकार मिलकर, बाकी सब राजा मिलकर एक सेना बनाने का और उसको भेजने का नियंत्रण और निर्णय कर लिया था कि भेजेंगे और फिर वही हाल होगा, अपना ही राज होगा, राज ही राज करेंगे। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और नेशनल असेंबली बोला कि अब प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हम जंग लड़ेंगे। प्रांतों मतलब अलग अलग राज्यों से हजारों स्वयंसेवी सेना, मतलब सेना में भर्ती होने के लिए अपने मर्जी से भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। यह जो लड़ाई था, युद्ध था, ये राजाओं एवं कुलीनों के बीच था। राजाओं एवं कुलीन, ये दोनों तो राजा ही थे, और जनता के बीच में था। उनके ओठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, देशभक्ति का जो एकदम नारा था, उनके जवान पे जो आवाज था कूच करने का, उनमें कवि रोजेट द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। वहां पर मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवकों ने, मार्सेलिस के स्वयंसेवकों ने, सेनाओं जितने भी लोग थे, स्वयंसेवकों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। कौन सा यह गीत कौन सा था? देशभक्ति गीत। तो पेरिस का देशभक्ति गीत कौन सा है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, और उसको गाते हुए गए थे। हम लोग भी जब जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तो जो मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर। जो मुसलमान नहीं, अब आ जाओ फारसी में आ जाए जीसस। जो सिख हो जाए वो अपना गुरुद्वारा वाला बोलते हैं, और गुरुद्वारा उनका क्या है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हिंदुओं में जाओ, जय बजरंग बली, जय दुर्गे, जय लक्ष्मी, जय शंकर, फलान फलान। यहाँ पर तो भगवानों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा भगवान है, तो इन सबका नाम लेकर लोग चल देते हैं, कूच कर जाते हैं। और उसके बाद आता है अपना राष्ट्रीय गान जन गण मन, उसको भी गाते हुए जाते हैं। ऐसा कोई भी सिपाही नहीं होगा जिसको जन गण मन याद नहीं होगा, लेकिन जन गण मन जो नागरिक है उनको याद नहीं होता है। ऐसा देखा गया है आमतौर पे। मैं ही कभी कभी भूल जाता हूँ, उसमें का एक दो शब्द भूलता हूँ, लेकिन फिर पढ़ता हूँ तो याद रहता है। लेकिन कोई बोल दे कि पढ़ने का, उस समय बोल देंगे, उस समय पूरे अपने राष्ट्रीय गान को मैं बोल दूंगा। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, और मार्सिले गाना ही था वो, कवि के द्वारा रचित मार्सिले गाना। तो मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? मार्सिले। तो मार्सिले को ही वो राष्ट्रीय गान में गाते हैं। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक संकट
आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी और उन सबको भारी क्षति हुआ। किसको? जनता को। और आर्थिक कठिनाई से झेलना पड़ा हर किसी को। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और देश के एक बहुत बड़े हिस्से को क्रांति के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए झोंक दिया गया और घरेलू काम औरतों पर आ गया पूरी तरीके से। क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। मतलब एक तरह से ये लोग राजनीतिक क्लब होता था, एक तरह से आज का संसद भवन, पार्लियामेंट जिसको हिंदुस्तान का बोलते हैं, तो वैसा भवन में बैठकर जमा होकर वहां के नीति और कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब, वहां पर जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, बहुत सुंदर था जैकोबिन क्लब। नीचे चित्र आपको दिखेगा ना, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा, मतलब उनके नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और लड़ाई में महिलाएं भी आ गई, अब एकदम उतर गई वो भी, और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांग के बारे में और जानेंगे। 4 में देखते हैं, पहले बाकी पढ़ लेते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, और ये सारे सदस्य समाज के कम हिस्सों से आते थे। कम समृद्ध हिस्सा जो होता था ना, वहां से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री एक खाने का चीज होता है, तो उसको बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले मतलब पत्रकार, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे उस क्लब में। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। उनका नेता जो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों क्या होता है? जिसका काम ही होता है हस्तकला से कुछ बनाना, तो गोदीगरों कामगारों की तरह धारीदार एक लंबी पतलून होता है। देखो किस तरह ये पैंट पहना हुआ है, मतलब एक तरह से जेब्रा क्रॉसिंग जैसा। तो धारीदार लंबी पतलून बनाने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस मतलब क्या? ब्रीचेस मतलब घुटना। तो ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। कुलीन कैसे पहनते हैं? घुटनों तक आता है। देखो एक तरफ तलवार पकड़कर एक औरत खड़ी है, जिनका कपड़ा एक तरह से घुटना से थोड़ा सा नीचे है और ऊपर वाला ड्रेस घुटना तक ही है। लेकिन जो मर्द पहनता था वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कपड़ा पहनता था, मतलब पैंट जैसा। आज के समय में जो पैंट पहनते हैं चितकाबर, वैसा पैंट। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। ये एक ऐलान करते थे कि आपकी सत्ता खत्म हो गई, अब जैसा मर्जी जैसा जिएंगे, सब मेरा राज है। लेकिन इन लोगों को एक धारीदार कपड़ा दिया जाता था पहनने के लिए, पतलून। ये तो राजाओं का ड्रेस हो गया जो ऊपर आप चित्र में देख रहे हो अभी। और जो आम जनता थी उसके लिए घुटना तक आने वाला, मतलब यही पैंट ये पहने हैं, ऐसा ही डिजाइन वाला घुटना तक ला दिया गया। औरतों का कपड़ा थोड़ा सा और ऊपर कर दिया गया, बस हो गया। जिस तरह जो स्कूल में स्कर्ट पहनती हैं लड़कियां, आमतौर पे
मतलब लोकल एरिया में, टाउन वगैरह में नहीं बोलते। टाउन एरिया में स्कॉट ही कहाँ, स्कॉट तो ऊपर चला जाता है, पैर के ऊपर, जांग के ऊपर चला जाता है, तो उससे पहनने से फायदे क्या है, कुछ नहीं है। नए शब्द, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब देख लो, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। तो कोई कॉन्वेंट बोलता है ना मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ूंगा, तो कॉन्वेंट स्कूल का मतलब हो जाता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। मतलब वो धार्मिक क्षेत्र में चले गए। एक कॉन्वेंट स्कूल एकदम फालतू स्कूल है यार। कॉन्वेंट का मतलब प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में आप 3 क्लास के बच्चे को देख लो, इतना ज्यादा बैग में वजन ढोता है जितना उसका वजन नहीं होता है। तो ये सब बकलोली है। मैं खुद नहीं ले जाता था, वही किताब ले जाऊंगा जो पढ़ने लायक, नहीं तो हम नहीं ले जाने वाले आदमी थे, नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। चित्र 10, नानिन वैले, जिसको बोलते थे लिबर्टी, अमेरिका में है लिबर्टी, स्वतंत्रता। अब लिबर्टी अमेरिका में ही है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में ही फ्रांस आता है। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाओं के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाले सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। नारी रूपी एक आजादी का प्रतीक है, इसीलिए नानिन वाले अमेरिका में लिबर्टी स्टैचू ही होता है जो आजादी का प्रतीक माना जाता है। अब क्रियाकलाप देख लो। इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिनमें अपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखे हैं। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, घड़ी का बर्छीदार गुट्ठा, यहाँ पर घरों का बर्छीदार गुट्ठा, यहाँ पर अलग अलग हो सकता है लेकिन एक ही में लिख दिया गया है। अधिकारों का घोषणा पत्र, पिरामिड, सामान्य तो जो त्रिकोण वाला आंख था, तो सामान्य का प्रतीक। पहले कोई भी सामान फालतू में नहीं बनता है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, जिसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता है। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति इस महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, उसको आप दर्शाइए और अपने लिए करना है। इसको नहीं क्लास में नहीं मेरे को कहीं सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जैकोबिनो को 100 कुलोत के नाम से जाना गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनों वाले। शाब्दिक अर्थ है बिना घुटनों वाले। 100 कुलोत पुरुष लाल रंग की टोपी, यहां से फिर से समझो, 100 कुलोत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। मतलब पुरुष वहां के जितने मर्द थे वो लोग लाल कलर की टोपी पहनते थे जो आजादी का प्रतीक थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो लोग ऐसा ड्रेस पहनते थे, लाल, ब्लू और भी ऊपर एक कलर था, वैसे कलर के कपड़ा पहनते थे। आजाद है हम भैया, आजाद है। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनो ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने, मतलब यहाँ पर 1792 में ही 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से पेरिस के राजा को भी बंदी बनाकर उनको जेल में डाल दिया गया और वहां पर नया राज्य बना, नया इलेक्शन होकर नया राज्य बना। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो
या ना हो को मतदान का अधिकार दिया गया। महिलाओं को नहीं, केवल पुरुष लोग वोट दे सकते हैं। मतलब महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, जिसके बारे में हम चौथे में पढ़ेंगे। नव निर्वाचित असेंबली, जो नया असेंबली निर्वाचित हुआ था, नव निर्वाचित असेंबली को कॉन्वेंट का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1992 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का एक रूप है। गणतंत्र एक सरकार का रूप है जिसमें संविधान आता है। संविधान ही एक सरकार का स्वरूप है, जहां सरकार एवं उसके प्रमुखों का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है और यह राजाओं के जैसा नहीं है कि बाप मरा तो बेटा, बेटा मरा तो उसका बेटा राजा बनेगा। जो उसको लोग चुन लेंगे वही बनेगा। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के, जितने भी आजाद देश हैं, तो गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने हैं। समझ लो कि 200 देश है, 200 देश नहीं, 194-96 देश है, तो उसमें से सबके बारे में मालूम करते रहो कि वो गणराज्य कब बना। निकालो, डाटा निकालो, मजा आता है डाटा निकालने में। मेरे पास तो बहुत ज्यादा डाटा है, मतलब बहुत, इन सारे देशों के बारे में मालूम करके लिख कर बैठे हुए हैं। बताएंगे किसी और जब टॉपिक ज्यादा नया उठेगा तब। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और लुई 18वां पेरिस के राजा से बात करता था, इसलिए देशद्रोह के आरोप में उसे मौत की सजा दी गई। 21 जनवरी 1993 को प्लेस डी लॉ कॉन्वेंट में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। और वहां पे प्लेस डी लॉ कॉन्वेंट एक जगह था, वहां पर इसको फांसी दे दिया गया 21 जनवरी को। और अक्सर फांसी सुबह में ही दिया जाता है, 7 बजे के करीब में, मतलब 8 बजे के पहले। जल्द ही रानी मेरी और जो वहां की रानी थी एंतोइनेट का भी वही हर्ष हुआ और बहुत जल्द ही हस्र, मतलब उनका भी वही हालत हुआ। उनको भी देशद्रोह के आदेश में, मतलब देशद्रोह के कारण उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। खत्म बाजार, कहानी खत्म। तो उनको फांसी पर लटका कर सब लोग बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि उस राजा को मार डाला गया जो राजा उनको आज तक बचा कर रखा था। देखो यार, कोई भी राजा है, उसका पावर छीन लो ना, उसका जितना भी शक्ति है उसको छीन कर दो, कम कर दो, लेकिन वो अपना ऐतिहासिक चीज है, उसको सहेज कर रखना चाहिए। लेकिन ये जो देश भक्ति के नाम पर देश के गद्दार लोग होते हैं, वही लोग ऐसा फैसला सुनते हैं। न्यायालय का क्या काम है भाई? न्यायालय, तुम जिस जगह पे हो उसके लिए अपना पूरा खानदान लुटा दिया। 16वां राजा है, मतलब 15 वो लोग वहां पर अपना जान लुटा दिए हैं, तब वो जाकर राज्य बना है और तुम उसके लिए उसको फांसी। ये बात गलत है, तो गलत का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नए शब्द, देशद्रोह। देशद्रोह का मतलब होता है अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। मानते हैं सरकार से विश्वासघात किया, लेकिन उसको नजरबंद किया जा सकता था, उसको मारने से अच्छा था, क्योंकि राजा था ना वो अपना। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे, भाग 6 में, आतंक राज। आतंक राज क्यों हुआ और किसके वजह से उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप मेल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।